हेलो बच्चों, हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस में हम काफी कुछ कवर कर चुके हैं। आज हमें देखना है कि जो एनिमल्स होते हैं उनमें ब्रीदिंग कैसे होता है। तो अलग अलग एनिमल्स जो होते हैं उनके अंदर अलग अलग ऑर्गन्स इवॉल्व हुए हैं ब्रीदिंग के लिए। एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स में अलग ऑर्गन्स होते हैं, जबकि टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म में ऑर्गन्स अलग होते हैं गैसियस एक्सचेंज के लिए। तो जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म कहने का मतलब जो वाटर में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, तो जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं वो वाटर में डिजोल्व ऑक्सीजन यूज करते हैं। उसके अलावा जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स हैं, एटमॉस्फेयर में जो गैसेस होती है या जो वो लोग ऑक्सीजन होता है उसको यूज करते हैं गैसियस एक्सचेंज के लिए। अब बात करते हैं आगे कि जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं वाटर में डिजोल्व ऑक्सीजन यूज करते हैं, तो वाटर में डिजोल्व ऑक्सीजन का लेवल कम होता है एटमॉस्फेयर की तुलना में। तो जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर ब्रीदिंग का रेट ज्यादा होता है। क्या होता है? ब्रीदिंग का रेट ज्यादा होता है। ब्रीदिंग रेट का रेट ज्यादा क्यों होता है? क्योंकि वाटर में डिजोल्व ऑक्सीजन का जो लेवल होता है वो कम होता है। अब जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर कम होता है ब्रीदिंग का रेट। क्यों कम होता है? क्योंकि एटमॉस्फेयर में यार गैसेस ज्यादा है। क्या है? एटमॉस्फेयर में गैसेस ज्यादा है, तो उन्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं। अब जैसे जो फिशेस होती हैं, फिशेस में ब्रीदिंग कैसे होता है? फिशेस के अंदर पाई जाती है गिल्स। क्या पाई जाती हैं? फिशेस के अंदर गिल्स होती हैं। गिल्स माउथ के अंदर होता है। कहां होता है? माउथ के अंदर। उनमें क्या पाए जाते हैं? गिल्स पाए जाते हैं। और गिल्स के थ्रू वो करते हैं ब्रीदिंग। क्या करते हैं? गिल्स के थ्रू जो फिशेस होती है वो ब्रीदिंग करती हैं। तो फिशेस करती कैसे हैं? जो वाटर होता है माउथ में, जब उन्हें रेस्पिरेशन करना होता है क्या करते हैं? माउथ ओपन किए रहते हैं। अब माउथ से वाटर वो पास करते हैं डायरेक्ट गिल्स पर। किस पर पास करते हैं? गिल्स पर। अगर याद हो लास्ट लेक्चर में हमने बताया था डिफ्यूजन एक प्रोसेस बताया था। क्या बताया था? डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में क्या होता है? कोई भी सब्सटेंस अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। कहां से? हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जब कोई सब्सटेंस मूव करेगा तो उसे ही बोलते हैं डिफ्यूजन। अब वाटर जब पास करते हैं गिल्स पर, कहां पास करते हैं? गिल्स पर पास करते हैं, तो वाटर में ही ऑक्सीजन डिसॉल्व होती है। क्या होती है? वाटर में ऑक्सीजन डिसॉल्व है। जब उसको गिल्स पर पास करेंगे तो डिफ्यूजन के थ्रू जो ऑक्सीजन इसमें डिसॉल्व होगा वाटर में, वो चला जाएगा ब्लड वेसल में। किसमें चला जाएगा? ब्लड वेसल्स में, या बोलो ब्लड में चला जाएगा। अब ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगा, ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगा, वहां आया होगा जो, तो ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड होगा वो वापस चला आएगा डिफ्यूजन के थ्रू वाटर में। किसमें चला आएगा? वाटर में चला आएगा, और ये वाटर गिल्स से बाहर हो जाएगा। इस प्रकार जो फिशेस होती हैं वो गैसियस एक्सचेंज करती हैं। करती कैसे हैं? माउथ से वाटर पास करती हैं डायरेक्ट गिल्स पर। गिल्स पर डिफ्यूजन के थ्रू जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन होती है वो चली जाती है ब्लड में, और जो ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो वापस चला आता है डिफ्यूजन के थ्रू वाटर में, और वाटर वो गिल्स के थ्रू आउट कर देते हैं, मतलब बाहर कर देते हैं। तो इस प्रकार होता है रेस्पिरेशन अपनी फिशेस में। इस प्रकार रेस्पिरेशन होता है फिशेस में। नेक्स्ट बात करते हैं कि जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें कैसे ब्रीदिंग होता है। तो जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गन्स हैं, अलग अलग टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म में भी अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं गैसियस एक्सचेंज के लिए। अब ये जो गैसियस एक्सचेंज के लिए ऑर्गन्स होते हैं, जैसे हम लोगों के अंदर पाए जाते हैं लंग्स। क्या पाए जाते हैं? लंग्स पाए जाते हैं। जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स के अंदर ऑर्गन्स होते हैं गैसियस एक्सचेंज के लिए, उनके अंदर एक स्पेशल स्ट्रक्चर पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एक स्पेशल स्ट्रक्चर पाया जाएगा जो गैसियस एक्सचेंज के लिए सरफेस एरिया प्रोवाइड करेगा। क्या प्रोवाइड करेगा? सरफेस एरिया। और ऐसे जो पार्ट्स होते हैं, बोलो, जो ऐसे स्ट्रक्चर्स जो सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं वो बहुत ही फाइन और डेलिकेट पार्ट होते हैं। क्या होते हैं? फाइन और डेलिकेट पार्ट। जैसे ह्यूमन बींग्स में पाए जाते हैं एल्वेलाई। क्या पाए जाते हैं? एल्वेलाई पाए जाते हैं। आगे बात करेंगे। ये सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं, मात्र सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं और कोई इनका काम कुछ नहीं होता है। ठीक है? तो जो ऑर्गन्स होते हैं इनके अंदर कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जो गैसियस एक्सचेंज के लिए सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं। और सरफेस एरिया प्रोवाइड करते तो हैं, और ये बहुत फाइन और डेलिकेट होते हैं। क्या होते हैं? फाइन और डेलिकेट। यार फाइन और फाइन का मतलब होता है बहुत ही पतले। क्या? बहुत ही पतले। और डेलिकेट का मतलब होता है नाजुक। क्या होता है? डेलिकेट का मतलब नाजुक होता है। तो ऐसे ऐसे पार्ट्स या ऐसे स्ट्रक्चर
जो बहुत नाजुक होते हैं। तो बताना क्या इनको बॉडी के बाहर रखना चाहिए या बॉडी के अंदर रखना चाहिए। यार कोई जैसे बच्चा होता है, जैसे जो छोटा बच्चा होता है वो नाजुक होता है ना, तो उसको आप बॉडी का उसको घर से बाहर रखते हैं कि घर के अंदर रखते हैं? कहाँ रखते हैं? घर के अंदर रखते हैं। उसको प्रोटेक्शन देते हैं कि नहीं देते हैं? प्रोटेक्शन की आवश्यकता पड़ती है। जैसे जो छोटा बच्चा होता है उसको प्रोटेक्शन की आवश्यकता पड़ती है, तो उसको प्रोटेक्शन दी जाती है। जैसे हम लोग हैं तो हम लोग को प्रोटेक्शन की ज्यादा आवश्यकता है क्या? नहीं। तो हम लोग को उतनी प्रोटेक्शन दी जाती है क्या जो एक छोटे बच्चे को दी जाती है? नहीं। तो यार वैसे ही क्यों छोटे बच्चे को प्रोटेक्शन दी जाती है? क्योंकि अभी वो छोटा है, नाजुक है, ठीक है। और हम लोग क्या है, नाजुक है क्या? नहीं। जैसे यार उसको जब खिलाते हैं तो बोलते नहीं यार इसको सही से पकड़ो, नहीं क्या हो जाएगा, इसके हाथ इधर हो जाएंगे, ये वाले हाथ इधर हो जाएंगे, उसकी गर्दन इधर उधर हो जाएगी। क्यों ऐसा बोलते हैं? क्योंकि अभी उसके जो पार्ट्स है बॉडी के वो नाजुक हैं। क्या है? नाजुक है, तो उसको प्रोटेक्शन की आवश्यकता है। वैसे ही जो ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं, क्या होते हैं? रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं। इनके अंदर जो स्पेशल स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, सरफेस एरिया जो प्रोवाइड करते हैं, ये फाइन और डेलिकेट है। डेलिकेट कहने का मतलब क्या है? नाजुक है। तो जब नाजुक है तो बॉडी के बाहर रखा जाएगा इनको या बॉडी के अंदर? कहां रखा जाएगा? बॉडी के अंदर। अब सोचना यार इनको हम बॉडी के अंदर तो रख दिए, क्या कर दिए? बॉडी के अंदर तो हम रख दिए। अब गैसेस कहां होती हैं? गैसेस तो एटमॉस्फेयर में है। कहां है? एटमॉस्फेयर में। अब उनको हम बॉडी के अंदर रख दिए, तो यार वहां तक गैसेस कौन सप्लाई करेगा? उनका तो मात्र काम, हमने क्या बताया कि उनका मात्र इतना सा काम होता है, वो सरफेस एरिया प्रोवाइड करेंगी गैसियस एक्सचेंज के लिए, और उनका कोई काम नहीं होता है। तो यार वहां तक गैसेस को सप्लाई करने के लिए कोई ना कोई पाथवे होना चाहिए, मतलब कोई ना कोई रास्ता होना चाहिए उस स्ट्रक्चर तक जो सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है। क्यों वहां तक होना चाहिए? क्योंकि वो तो बॉडी के अंदर रखा गया है। तो जो ऑर्गन्स होते हैं या बोलो जो सिस्टम होता है, इनमें कुछ रेस्पिरेटरी पैसेज पाए जाते हैं जो गैसेस को वहां तक सप्लाई करते हैं, ठीक है। तो इनको बोलते हैं रेस्पिरेटरी पाथवे। क्या बोलते हैं? रेस्पिरेटरी पाथवे। चलो ठीक है, स्पेशल स्ट्रक्चर हो गए जो सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं, पाथवे हो गए जो वहां तक गैसेस सप्लाई गैसेस पहुंचाते हैं। अब ये दोनों चीज तो हो गया। अब इसके अलावा बॉडी के अंदर कोई ना कोई मैकेनिज्म होना चाहिए, ऑर्गेनिज्म के अंदर कोई ना कोई मैकेनिज्म होना चाहिए जो गैसेस का एक्सचेंज करवाने में मदद करें। तो एनिमल्स जो होते हैं, जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं, उनके अंदर मैकेनिज्म्स होती हैं गैसेस को अंदर लेने के लिए और गैसेस को बाहर छोड़ने के लिए। तो नेक्स्ट बात करते हैं कि जो एनिमल्स होते हैं वो कैसे ब्रीदिंग करते हैं। तो चलो देखते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन के रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? नॉस्ट्रिल, नेजल पैसेज, इसी को बोला जाता है नेजल चैम्बर, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और एल्वेलाई। नॉस्ट्रिल से लेकर ब्रोंक्यूल्स तक जो पैसेज होता है ये कहलाता है रेस्पिरेटरी पाथवे। क्या होता है? रेस्पिरेटरी पाथवे। इसके अलावा जो एल्वेलाई होता है, एल्वेलाई सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड सरफेस एरिया फॉर गैसियस एक्सचेंज। अभी हमने क्या बताया था कि कोई भी एनिमल्स हैं, क्या है? कोई भी एनिमल्स हैं उनके अंदर कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं जो सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं, उनको बॉडी के अंदर रखा जाता है। तो हम लोगों के अंदर जो स्पेशल स्ट्रक्चर होता है वो होता है एल्वेलाई। कहाँ क्या होता है? एल्वेलाई होता है। इसको हमारे अंदर बॉडी के अंदर रखा गया है। हमारे अंदर इसको कहाँ रखा गया है? लंग्स के अंदर है ये, ठीक है। तो जो एल्वेलाई होते हैं वो सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं गैसियस एक्सचेंज के लिए। होते कैसे हैं? बहुत ही डेलिकेट होते हैं। कैसे होते हैं? फाइन और डेलिकेट ऑर्गन है ये। कैसा है? फाइन एंड डेलिकेट ऑर्गन। इसके अलावा हम लोगों में जो एल्वेलाई होता है बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है? बलून लाइक स्ट्रक्चर। तो याद रखना ह्यूमन के अंदर जो एल्वेलाई होता है वो बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसके अलावा ये फाइन और डेलिकेट ऑर्गन है। अब फाइन एंड डेलिकेट ऑर्गन क्या क्या बोलोगे? बोलो फाइन एंड डेलिकेट स्ट्रक्चर।
क्योंकि ये तो पाया जाता है लंग्स के अंदर, लंग्स ऑर्गन होते हैं। तो फाइन एंड डेलिकेट स्ट्रक्चर होता है जो प्रोवाइड करता है सरफेस एरिया गैसियस एक्सचेंज के लिए। तो एल्वेलाई के बारे में पूछ लिया गया तो याद रखना, क्या बोलोगे, एल्वेलाई फाइन और डेलिकेट ऑर्गन होता है जो गैसियस एक्सचेंज के लिए सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है, और ये बलून लाइक स्ट्रक्चर है। कैसा है, बलून लाइक स्ट्रक्चर, इसको बॉडी के अंदर रखा गया है। अब इसके अलावा ये तो सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है, इन सब का काम होता है जो गैसेस होती है एटमॉस्फेयर में, जो गैसेस है उसको कहां तक पहुंचाना, एल्वेलाई तक पहुंचाना। कहां तक पहुंचाना, एल्वेलाई तक पहुंचाना। इसीलिए इनको क्या बोला गया है, रेस्पिरेटरी पाथवे। क्या बोला गया है, रेस्पिरेटरी पाथवे। तो हमारे नॉस्ट्रिल में पाए जाते हैं हेयर्स। क्या पाए जाते हैं, हमारे नॉस्ट्रिल में हेयर प्रेजेंट होते हैं। हेयर्स का काम क्या होता है, जो एटमॉस्फेयर में गैसेस हैं उनके अंदर जो डस्ट पार्टिकल्स हैं उनको प्रिवेंट करना अंदर जाने से। कहां, अंदर जाने से उनको प्रिवेंट करना। अब जैसे जो बाहर एटमॉस्फेयर में गैसेस हैं उसमें डस्ट पार्टिकल भी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, डस्ट पार्टिकल भी पाए जाते हैं। अब जब हम ब्रीथ करेंगे, क्या करेंगे, जब ब्रीथ करेंगे यार, तो क्या होगा, जब एयर अंदर जाएगी उसके साथ साथ ये डस्ट पार्टिकल भी जाएंगे। कौन जाएंगे, डस्ट पार्टिकल जाएंगे। अगर वो एल्वेलाई तक पहुंच गए तब हमें प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये जो इसका सरफेस एरिया वो धीरे धीरे रिड्यूस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, धीरे धीरे वो रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि उसको होना चाहिए फाइन होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, फाइन होना चाहिए। तो जो डस्ट पार्टिकल्स एयर में हैं, क्या है, जो डस्ट पार्टिकल्स एयर में प्रेजेंट है उनको अंदर जाने से रोकना चाहिए। क्या करना चाहिए, रोकना चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले हमारे नॉस्ट्रिल में पाए जाते हैं हेयर्स। क्या पाए जाते हैं, हेयर्स। ये पहले कोशिश करते हैं जो एयर में जो डस्ट है उनको अंदर जाने से रोकना। अब मान लो हेयर से बच गए हो किसी तरीके, हेयर से मान लो जैसे हम सांस तेजी से ले लिए तो यार हेयर तो उनको प्रिवेंट कर नहीं पाएंगे। इसके अलावा हमारे पूरे नेजल पैसेज में, या बोलो हमारे पूरे रेस्पिरेटरी पैसेज जो होता है इसमें पाया जाता है म्यूकस। क्या पाया जाता है, म्यूकस। और म्यूकस जो होता है चिपचिपा होता है। कैसा होता है, चिपचिपा है। अब यार जब चिपचिपा होता है वही जो नाक होती है उसी को क्या बोलते हैं, म्यूकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, म्यूकस बोलते हैं। तो यार जब एक चिपचिपा होता है, हम जब सांस अंदर लेंगे क्या करेंगे, जब सांस हम अंदर लेंगे तो उसके साथ जो डस्ट पार्टिकल्स होंगे, क्या होंगे, डस्ट पार्टिकल्स होंगे, वो इसी म्यूकस पर चिपक जाएंगे। क्या कर जाएंगे, इसी म्यूकस पर चिपक जाएंगे। सबसे पहले तो उसको हेयर्स रोकने की कोशिश करेंगे जो नेजल पैसेज में पाए जाते हैं या नॉस्ट्रिल्स में पाए जाते हैं। अगर वहां से ये बचे तो उसके अलावा पाया जाता है हमारे रेस्पिरेटरी पाथवे में क्या, म्यूकस। ये क्या करता है, इसका भी काम होता है कि जो एयर में डस्ट पार्टिकल्स हैं उनको क्या करना, रोकना अंदर जाने से। इसके अलावा और इसका काम होता है जो गैसेस हैं, क्या है, जो गैसेस हैं उनको मॉइस्ट बनाना। क्या बनाना, मॉइस्ट बनाना, ताकि अंदर तक जाए तो कोई प्रॉब्लम ना हो। तो म्यूकस और एयर का काम होता है कि जो डस्ट पार्टिकल गैसेस में होती हैं या जो एयर में होती हैं उनको एल्वेलाई तक जाने से रोकना। ये तो काम हो गया इनका। इसके अलावा जो ट्रैकिया होता है, ट्रैकिया को ही बोला जाता है विंड पाइप। ट्रैकिया को क्या बोला जाता है, विंड पाइप। जैसे फूड पाइप था उसको बोला जा रहा था एसोफेगस, वैसे ही विंड पाइप को बोला जाता है ट्रैकिया। क्या बोला जाता है, ट्रैकिया। तो जो ट्रैकिया होता है, क्या होता है, ट्रैकिया होता है ये हमारा विंड पाइप है। क्या है, विंड पाइप। एक चीज याद रखना, जो हमारा विंड पाइप होता है ये आगे होता है। कहां होता है, आगे। जो ये आगे स्ट्रक्चर है ये है विंड पाइप, और इसके जस्ट पीछे, क्या, इसके जस्ट पीछे पाया जाता है एसोफेगस, या बोलो फूड पाइप। क्या पाया जाता है, फूड पाइप। और जो विंड पाइप होता है ये हमेशा ओपन रहता है। जो आपका फूड पाइप होता है वो हमेशा ओपन नहीं रहता है। जैसे हम कुछ स्वेलो करते हैं, कुछ चीज निकलते हैं, तभी वो क्या होता है, ओपन होता चला जाता है। क्या होता है, वो तभी ओपन होता है। ये क्वेश्चन है कि मान लो तो हायर क्लासेस में जैसे विंड पाइप जो आगे है, ये विंड पाइप आगे है, इसके अलावा जो फूड पाइप है वो पीछे है। तो जब हम खाना खाते हैं तो विंड पाइप में क्यों नहीं जाता है, क्या, जब हम खाना खाते हैं तो वो विंड पाइप में क्यों नहीं जाता, क्योंकि जैसे मान लो इसमें से मान लो ये फूड पाइप है। क्या है, ये फूड पाइप है, ये विंड पाइप है। तो यार विंड पाइप आगे, फूड पाइप पीछे। तो जैसे हम खाना खाएंगे क्या करेंगे, जब खाना खाएंगे तो यार ये विंड पाइप पीछे, मतलब विंड पाइप आगे है, फूड पाइप पीछे है। तो खाना खाएंगे तो सबसे पहले कहां जाएगा, विंड पाइप में। विंड पाइप से गुजरते हुए कहां जाएगा, वो फूड पाइप में जाएगा। तो यार विंड पाइप हमेशा ओपन रहता है, हमने बताया, ये क्लोज रहता है। तो यार जो खाना है वो इसमें क्यों नहीं चला जाता है।
खाना जो है वो विंड पाइप में क्यों नहीं जाता है, तो एक चीज याद रखना, इस पे पाए जाते हैं कुछ स्ट्रक्चर्स ढक्कन टाइप में। क्या पाए जाते हैं ढक्कन टाइप में, जिसको बोलते हैं एपीग्लॉटिस। क्या बोला जाता है एपीग्लॉटिस, ये तो क्लास 11th में है, बस इतना याद रखना। इस पे पाए जाते हैं कुछ स्ट्रक्चर्स जिसको बोलते हैं एपीग्लॉटिस, जो कार्टिलेज के बने होते हैं, जो फूड को विंड पाइप में जाने से प्रिवेंट करते हैं। और इसके अलावा एक चीज याद रखना, जो विंड पाइप होता है वो आगे पाया जाता है और जो फूड पाइप होता है वो पीछे पाया जाता है। इसके अलावा जैसे जो ट्रैकिया होता है, क्या होता है ट्रैकिया होता है, ट्रैकिया में पाए जाते हैं कार्टिलेज के रिंग। क्या पाए जाते हैं कार्टिलेज के रिंग पाए जाते हैं। जैसे यार कभी यहाँ पर टच करना, जैसे यहाँ टच करोगे तो ऐसा लगता है ना यहाँ पर रिंग्स हैं, क्या है, जैसे ये है, इसके इसके चारों ओर ऐसा लगेगा कि कोई स्ट्रक्चर है। जैसे ये विंड पाइप है, क्या है विंड पाइप। अगर आप टच करोगे तो यहाँ पर लगेगा कि उभरा हुआ है, फिर बीच में लगेगा खाली है, फिर आप यहाँ ऐसे यहाँ टच करोगे उभरा हुआ लगेगा, फिर उसके बाद खाली, फिर उभरा हुआ, फिर खाली। तो यार ये पाए जाते हैं रिंग्स होती हैं। क्या होती हैं, रिंग्स होती हैं, वो भी इनकम्प्लीट है। क्या है इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट कहने का मतलब क्या, कि जैसे पूरा फूड पाइप है, पूरे फूड पाइप में नहीं पाए जाते हैं चारों तरफ, ये केवल फ्रंट की तरफ पाए जाते हैं। किधर पाए जाते हैं, फ्रंट की तरफ पाए जाते हैं। अब इनका काम क्या होता है, इसके अलावा एक चीज और याद रखना, ये रिंग्स हैं बनी होती हैं कार्टिलेज की। किसकी बनी होती हैं, कार्टिलेज की बनी होती है, और इनका काम होता है कोलैप्स से बचाना, टू प्रिवेंट। जैसे इसको बोल देते हैं, क्या है हमारा विंड पाइप। क्या है विंड पाइप, विंड पाइप में रिंग स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं रिंग की तरह कार्टिलेज के। इनका काम होता है प्रिवेंट, इनका काम होता है प्रिवेंट करना कोलैप्स से, टू प्रिवेंट फ्रॉम कोलैप्सिंग। मतलब जैसे होता है कि हमारा ये विंड पाइप है, विंड पाइप को हम दबा रहे हैं तो क्या पिचक रहा है, क्या पिचक नहीं रहा है, कोलैप्स हो रहा है, क्या कोलैप्स नहीं हो रहा है। अगर ये कोलैप्स हो जाए तो क्या हम सांस ले पाएंगे, क्या सांस नहीं ले पाएंगे। सांस को फ्रीली अंदर जाना चाहिए, क्या होना चाहिए, सांस को फ्रीली अंदर जाना चाहिए, हमें वहां पर प्रेशर नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए क्या होते हैं, यहाँ पर रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, जो क्या किए रहते हैं, कोलैप्स होने से विंड पाइप को बचाते हैं। जैसे हमने इसको दबाया तो ये कोलैप्स नहीं होगा। जैसे इस पर मान लो हम जैसे लेटे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ये क्या कर जाए, इस पे प्रेशर भी पड़ जाए, तब ये कोलैप्स ना हो। इसी के लिए यहाँ पर पाए जाते हैं रिंग, कार्टिलेज के रिंग्स। क्या पाए जाते हैं, कार्टिलेज के रिंग। तो इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है कि जो थ्रोट होते हैं या विंड पाइप होते हैं, वहां कार्टिलेज के रिंग्स पाए जाते हैं। उनका काम क्या होता है, उनका काम होता है थ्रोट को या विंड पाइप को या बोलो ट्रैकिया को कोलैप्स होने से बचाना। किससे बचाना, कोलैप्स होने से। अब देखना, ये होती है एल्विलाई हमारी, ये होते हैं ब्लड वेसल। और ब्लड वेसल में इधर से ब्लड आता है, मतलब हार्ट से ब्लड आता है, और इधर दोबारा हार्ट में ब्लड चला जाता है। इधर से हार्ट से मतलब हार्ट से ब्लड इधर आ रहा है और इधर चला जाता है। अब यार हमें पता है कि जो जो ब्लड हार्ट से आता है, कहां से, जो ब्लड हार्ट से आता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होती है। किसकी मात्रा ज्यादा होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसका मतलब ज्यादा होगा यहाँ पर, ठीक है, ये इंक्रीज का एरो है जो, इसका मतलब ज्यादा। और यहाँ पर ऑक्सीजन की जो मात्रा होगी वो कम होगी। यार जो हार्ट से हमारे अंदर ब्लड आ रहा है एल्विलाई के पास, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा, ऑक्सीजन इसमें कम। इसके अलावा जब हम ब्रीदिंग करेंगे, क्या करेंगे, जब ब्रीदिंग करेंगे तो सांस अंदर लिए, एयर अंदर लिए, तो इस एयर में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा, उसकी मात्रा ज्यादा, ऑक्सीजन की मात्रा यहाँ पर, और जो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी मात्रा कम। इसकी तुलना में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जो जब हम ब्रीदिंग किए हैं, तो जब ब्रीदिंग किए तो वहां पर एल्विलाई के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम है। इसके अलावा ब्लड वेसल में जो कहां से ब्लड लेकर आया है, हार्ट से ब्लड लेकर आया है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है और ऑक्सीजन कम। हमने एक प्रोसेस बताया है डिफ्यूजन, क्या बताया है, डिफ्यूजन बताया है। डिफ्यूजन में होता क्या है, कोई भी सब्सटेंस अपने हायर कंसंट्रेशन से अपनी लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है तो उसी को क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। तो यार यहाँ पर डिफ्यूजन होने लगेगा, क्या होने लगेगा, डिफ्यूजन होने लगेगा। कहां से कहां होगा, किसका किधर से किधर होगा, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में ज्यादा है। कौन से ब्लड में, जो कहां से आया है, हार्ट से आया है। जो ब्लड हार्ट से आया है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा, ऑक्सीजन कम। और जो हमारे एल्विलाई है, क्या है, एल्विलाई है, जब हम ब्रीदिंग किए हैं, क्या किए हैं, ब्रीदिंग किए हैं, तो यहाँ पर ऑक्सीजन ज्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड कम है। यार कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर ज्यादा, कार्बन डाइऑक्साइड अपनी ज्यादा मात्रा से
कम मात्रा की तरफ मुंह कर जाएगा। उसके अलावा जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन अपनी ज्यादा मात्रा से कम मात्रा की तरफ मुंह करेगा। ऑक्सीजन यहाँ पर ज्यादा, यहाँ पर कम थी। ऑक्सीजन अल्विलाई से कहाँ चली आई? ब्लड में चली आई। कहाँ चली आई? ब्लड में चली आई। कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में ज्यादा था, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में ज्यादा, एल्विलाई में कम, तो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से कहाँ चला गया? एल्विलाई में चला गया। क्या कहाँ चला गया? एल्विलाई में। कौन सी प्रोसेस से गया? डिफ्यूजन। कौन सी प्रोसेस से गया है? डिफ्यूजन। तो यहाँ पर देखना, अब क्या हो गया? यहाँ पर ऑक्सीजन, अब यहाँ पर जो आगे ब्लड आएगा, जो ब्लड आएगा इसमें ऑक्सीजन ज्यादा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा, और ऐसे ब्लड को बोलते हैं हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कैसा ब्लड बोलते हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। आगे हम बताएंगे। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन। क्या है ट्रांसपोर्टेशन या बोलो सर्कुलेशन, वहां पर बताएंगे। तब इसमें ऑक्सीजन ज्यादा, कार्बन डाइऑक्साइड कम, और ऐसे ब्लड को बोला जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और जो ब्लड हार्ट से आता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा था, ऑक्सीजन कम था, उसको बोला जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या बोला जाता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब जो डीऑक्सीजनेटेड था, अब क्या हो गया? ऑक्सीजनेटेड हो गया। क्या हो गया? ऑक्सीजनेटेड। कहां पर हुआ? एल्विलाई में। कहां हुआ? एल्विलाई में, या बोलो लंग्स के अंदर हुआ। ठीक है। कौन सी प्रोसेस से हुआ? डिफ्यूजन। कौन सी प्रोसेस से हुआ? डिफ्यूजन। अभी जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये चला जाएगा हार्ट में। कहां चला जाएगा? हार्ट में चला जाएगा। एक चीज और याद रखना, जो एल्विलाई होती है, क्या होती है? एल्विलाई होती है, सरफेस एरिया प्रोवाइड करती है। एल्विलाई के अंदर, किसमें? एल्विलाई में, उसके अंदर नहीं, एल्विलाई में ब्लड वेसल का सप्लाई बहुत ही ज्यादा होता है। क्या होता है? ब्लड वेसल का सप्लाई बहुत ज्यादा होता है। ब्लड कैपिलरीज जो होती हैं उनका सप्लाई बहुत ज्यादा होता है। किस लिए ज्यादा होता है ब्लड कैपिलरीज का सप्लाई ज्यादा? ताकि जो गैसियस एक्सचेंज है वो जल्दी से जल्दी हो सके। क्या हो सके? गैसियस एक्सचेंज जल्दी से जल्दी हो सके। इसीलिए एल्विलाई के अंदर ब्लड कैपिलरीज का सप्लाई या नेटवर्क बहुत ही ज्यादा होता है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि जो ह्यूमंस होते हैं, ह्यूमंस में गैसेस अंदर जाती कैसे हैं और बाहर कैसे आती, जो ब्रीदिंग होता है कैसी मैकेनिज्म इसकी होती है, अब ये देखना है। तो हम लोगों का जो लंग्स होता है वो रखा होता है चेस्ट कैविटी में। कहाँ रखा होता है? चेस्ट कैविटी में, जो चारों तरफ से बोन से घिरी होती है। किससे घिरी होती है? बोन से। जैसे साइड में रिब्स होती हैं, पीछे वर्टिब्री पाई जाती हैं, बैकबोन पाई जाती हैं, आगे से एक बोन होती है स्टर्नम। कौन सी होती है? स्टर्नम। और नीचे पाया जाता है डायफ्राम। क्या होता है? डायफ्राम। डायफ्राम मसल्स का बना होता है। किसका बना होता है? मसल्स का बना होता है। नॉर्मली जो डायफ्राम होता है वो डोम शेप होता है। कैसा होता है? डोम शेप। डोम जनरली ऐसे होता है, ठीक है। तो जो डायफ्राम है वो नॉर्मली ऐसे रखा होता है, मतलब ऐसे ऐसे प्लेस्ड होता है, ठीक है। और जस्ट रखा होता है हमारी रिब्स के जस्ट नीचे रखा होता है। अब होता क्या है कि जो चेस्ट कैविटी होती है, जब हमें सांस खींचना है, जब जब अंदर एयर को ले जाना है, तो उस समय में क्या करना पड़ेगा? चेस्ट कैविटी जो है उसको इंक्रीज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? चेस्ट कैविटी को इंक्रीज करना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करते हैं? अपनी रिब्स को पहले हम लिफ्ट करते हैं। क्या करते हैं? रिब्स को हम लिफ्ट करते हैं, और जो हमारा डायफ्राम है उसको हम फ्लैट करते हैं। सबसे पहले हमारे बॉडी में क्या होता है? जो डायफ्राम है वो फ्लैट होता है, और रिब्स जो होती हैं वो भी फ्लैट होती हैं और बाहर आती हैं। किधर आती हैं? जैसे हम सांस खींचेंगे, देखो, तो उस समय क्या होगा? तो हमारी ये जो चेस्ट कैविटी होगी वो बढ़ जाती है। क्या कर जाती है? बढ़ जाती है। वो बढ़ती कैसे है? तो जो हमारी रिब्स हैं ये बाहर आएंगी, और जो हमारा डायफ्राम डोम शेप था अब हो जाएगा फ्लैट। कैसा हो जाएगा? फ्लैट हो जाएगा। जब हमारा डायफ्राम फ्लैट हो जाएगा और हमारी जो रिब्स हैं ये ऊपर आ जाएंगी। कहां हो जाएंगी? कहां आ जाएंगी? ऊपर आ जाएंगी। तो जो हमारी चेस्ट कैविटी होगी वो बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी? चेस्ट कैविटी बढ़ जाएगी। या जब चेस्ट कैविटी बढ़ेगी तो उसके पीछे पीछे जो हमारे लंग्स के अंदर कैविटीज होती है, क्या होती है? लंग्स के अंदर जो कैविटीज हैं वो भी बढ़ जाएंगी। क्या कर जाएंगी? बढ़ जाएंगी। तो जो एल्विलाई है वो भी बढ़ जाएगा, उसके अंदर की भी कैविटी बढ़ जाएगी। जब उसके अंदर की कैविटी बढ़ जाएगी तो ऑटोमेटिक जो एयर होगी वो बाहर से अंदर जाने लगी। कहां से? बाहर से अंदर जाने लगेगी। अब क्या हो गए? तो अंदर चली गई गैस। अब हम क्या करते हैं? जो हमारी रिब्स है फिर से उसको हम क्या करते हैं? डाउन। क्या करेंगे? डाउन करेंगे। उसके अलावा हमारा जो डायफ्राम अभी फ्लैट हुआ था फिर से उसको हम क्या कर देते हैं? रिलैक्स करेंगे। क्या करेंगे? जब रिलैक्स करेंगे तो डोम शेप में आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? डोम शेप में आ जाएगा। तब उसके बाद वहां पर चेस्ट कैविटी कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? चेस्ट कैविटी कम हो जाएगी, या बोल सकते हैं वहां पर वॉल्यूम कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वॉल्यूम कम हो जाएगा। वॉल्यूम कम हो जाएगा तो अंदर जो गैसेस का प्रेशर है, किसका प्रेशर है?
अंदर जो गैसेस का प्रेशर है वो ज्यादा हो जाएगा एटमॉस्फेयर की तुलना में, ऑटोमेटिक जो गैस है अंदर वो बाहर आ जाएगी। क्या हो जाएगी? बाहर आ जाएगी। तो हम गैसेस अंदर लेते कैसे हैं? तो सबसे पहले हम जब अंदर लेंगे तो उसके लिए हम करते हैं अपने अंदर जो चेस्ट कैविटी है उसके अंदर जो वॉल्यूम है उस वॉल्यूम को इंक्रीज करते हैं। कैसे इंक्रीज करते हैं? रिब्स को ऊपर करके, क्या करके? रिब्स को फ्लैट ऊपर करके, उसके अलावा जो हमारा डायफ्राम है उसको फ्लैट करके। उसके अलावा गैसेस बाहर कैसे करते हैं? जो रिब्स है फिर से उसको डाउन करते हैं, अपनी प्लेस पर लाते हैं। जो डायफ्राम था उसको फिर से रिलैक्स कर देते हैं जिससे वो डोम शेप में आ जाता है। और फिर हमारे जो चेस्ट कैविटी है वहां की वॉल्यूम कम हो जाएगी। वॉल्यूम कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिक जो गैसेस है वो बाहर हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? गैसेस जो है वो बाहर हो जाएंगी। कोई दिक्कत? तो इस प्रकार हम लेते हैं, इस प्रकार हम करते हैं ब्रीदिंग। इसके अलावा एक चीज याद रखना, जब हम ब्रीदिंग करते हैं, क्या करते हैं? ब्रीदिंग करते हैं, जैसे हम सांस छोड़ दिए, क्या कर दिए? सांस छोड़ दिए। इसके बावजूद भी जब हम सांस छोड़ देते हैं उसके बावजूद भी हमारे लंग्स में या बोलो हमारे एल्विलाई में कुछ रेसिडुअल वॉल्यूम गैसेस की बची रहती हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि जैसे जैसे एनिमल का साइज इंक्रीज होता चला जाता है, जो ऑक्सीजन की डिमांड है हमारे बॉडी की, डिफ्यूजन अकेले पूरी नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि जो डिफ्यूजन होता है बहुत ही स्लो प्रोसेस होती है। क्या होती है? बहुत ही स्लो प्रोसेस। एक अंदाजा आप इससे लगा सकते हो कि अगर ऑक्सीजन को हमारे लंग्स से अंगूठे तक पहुंचाना है, कहां से? लंग्स से अंगूठे तक अगर ऑक्सीजन को पहुंचाना है डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू अकेले, तब लगभग उसके लिए 3 साल लग जाएंगे। कितने साल लग जाएंगे? 3 साल। एनसीईआरटी में दिया गया है कि अगर लंग्स से ऑक्सीजन को टोज तक पहुंचाना है डिफ्यूजन प्रोसेस से, तो उसके लिए लगभग 3 साल लगेंगे। कितने साल लगेंगे? 3 साल। तो यार 3 साल में हमारी सेल जिंदा रह पाएंगी क्या? वहां की सेल जिंदा रह पाएंगी? जिंदा नहीं रह पाएंगी। तो इसीलिए जैसे जैसे एनिमल का साइज इंक्रीज होता चला जाता है वहां पर ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए या बोलो गैसेस ट्रांसपोर्ट करने के लिए पाए जाते हैं रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स। क्या पाए जाते हैं? रेस्पिरेटरी पिगमेंट पाए जाते हैं। अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स हो सकते हैं। जैसे हम लोगों में होता है हीमोग्लोबिन। क्या होता है? हीमोग्लोबिन, शायद नाम सुना हो, हीमोग्लोबिन। जो हीमोग्लोबिन होता है ये रेड कलर पिगमेंट होता है। कैसा होता है? रेड कलर पिगमेंट। और ये प्रेजेंट कहां होता है? ब्लड में। कहां प्रेजेंट होता है? ब्लड में। प्रेजेंट इन ब्लड। और ब्लड में भी कहां होता है? आरबीसी के अंदर। किसके अंदर होता है? आरबीसी। आरबीसी को क्या बोला जाता है? रेड ब्लड सेल्स। क्या बोला जाता है? रेड ब्लड सेल्स। जो रेड ब्लड सेल्स होती है इनका कलर ही रेड होता है। किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। और हीमोग्लोबिन को शॉर्ट में लिख देते हैं HB। क्या लिखते हैं? HB। और इसके अंदर पाया जाता है, इसके अंदर दो चीजें होती हैं। हीमोग्लोबिन के अंदर दो चीजें होती हैं, ये आगे है लेकिन यही बता दे रहे हैं। पहला होता है हीम। क्या होता है? हीम। और दूसरा होता है ग्लोबिन। हीम जो होता है यहां पर पिगमेंट होगा और ग्लोबिन होती है प्रोटीन। क्या होगी? प्रोटीन होगी। हीमोग्लोबिन क्या होता है? हम लोगों के अंदर रेड कलर पिगमेंट होता है, इसी को बोलते हैं हम रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी। क्या बोल सकते हैं? रेस्पिरेटरी पिगमेंट। अब ये करेगा क्या? जो हीमोग्लोबिन होता है ये हमारे ब्लड में पाया जाता है। जैसे ऑक्सीजन जाती है ब्लड में, कहा जाती है? ऑक्सीजन डिफ्यूज होकर ब्लड में चली जाती है, वो कंबाइन हो जाती है हीमोग्लोबिन से। किससे कंबाइन हो जाएगी? हीमोग्लोबिन से। और हीमोग्लोबिन उसको ब्लड से पूरे बॉडी में सप्लाई करेगा और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को पूरी बहुत ज्यादा मात्रा में, थोड़े अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड को बाइंड करेगा और उसको दोबारा कहां तक लेकर आएगा? एल्विलाई तक। कहां लेकर आएगा? एल्विलाई तक। और एल्विलाई में डिफ्यूजन के थ्रू क्या हो जाएंगी? बाहर हो जाएंगी। तो हीमोग्लोबिन का काम होता है गैसेस का क्या करना? ट्रांसपोर्ट करना। एक चीज याद रखना, जो हीमोग्लोबिन है इसकी एफिनिटी जो होती है, क्या होती है? एफिनिटी जो होती है वो ऑक्सीजन के प्रति ज्यादा होती है। क्या होती है? मोर एफिनिटी होती है। किससे? ऑक्सीजन से। किसकी तुलना में? कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में। तो हीमोग्लोबिन की एफिनिटी ऑक्सीजन से ज्यादा होती है जबकि कार्बन डाइऑक्साइड से कम होती है।
तो जो हीमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन का सप्लाई ज्यादा करता है, कार्बन डाइऑक्साइड का सप्लाई कम करता है। इसके अलावा जो गैसेस का एक्सचेंज होता है या गैसेस का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो डिसॉल्व फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है? डिसॉल्व फॉर्म में होता है। अब एक चीज और याद रखना, जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है ऑक्सीजन से। किससे ज्यादा होती है? ऑक्सीजन से। तो क्या लिख सकते हैं? मोर सॉल्युबल देन ऑक्सीजन। अब इसकी सॉल्युबिलिटी ऑक्सीजन से क्या है? ज्यादा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है सॉल्युबल फॉर्म में ऑक्सीजन से ज्यादा ट्रांसपोर्ट होगा हमारे ब्लड के अंदर। कहाँ? हमारे ब्लड के अंदर। तो पूछ लिया जाएगा कौन सी गैस है जो सॉल्युबल फॉर्म में ज्यादा ट्रांसपोर्ट होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड क्यों ज्यादा होती है? क्योंकि उसकी सॉल्युबिलिटी ऑक्सीजन से ज्यादा। और हीमोग्लोबिन के प्रति जो हीमोग्लोबिन है उसका एफिनिटी किससे ज्यादा होता है? तो ऑक्सीजन से। किससे होता है? ऑक्सीजन से। तो जो ऑक्सीजन होता है वो कंबाइंड फॉर्म में हीमोग्लोबिन से ज्यादा ट्रांसपोर्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में। तो ये पूछा जाता है, एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया गया है कि हमारे बॉडी में गैसेस का एक्सचेंज कैसे होता है। जो गैसेस हैं वो हमारे बॉडी में एक्सचेंज कैसे होती है, ट्रांसपोर्ट कैसे होती है? तो जो ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन से ज्यादा ट्रांसपोर्ट होता है। पहले तो हीमोग्लोबिन से कंबाइंड फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है, इसके अलावा ये सॉल्युबल फॉर्म में भी ट्रांसपोर्ट होता है। कार्बन डाइऑक्साइड है वो हीमोग्लोबिन के द्वारा भी ट्रांसपोर्ट होगा लेकिन कम मात्रा में होगा ऑक्सीजन की तुलना में। इसके अलावा ऑक्सीजन की तुलना में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो सॉल्युबल फॉर्म में ज्यादा ट्रांसपोर्ट होगा। यहां तक कोई दिक्कत? पक्का? तो ये तो खत्म होता है रेस्पिरेशन।